So hey everyone, this is Sachin. Welcome to Mind Mingle Academia. This is the part third of the end of Biopolarity chapter of Political Science class 12th. So इसके अंदर हम शॉक थेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके कंसिक्वेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और इंडिया और रसिया के रिलेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। इससे पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं उन्हें देख लेना, उससे आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस चैप्टर के लिए वो बन जाएगी। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एंड ऑफ बायोपोलरिटी चैप्टर। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रीजन। देखिए अब हम शॉक थेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे। जी शॉक थेरेपी से आपको क्या याद आता है? शॉक मतलब इलेक्ट्रिक वायर से लगने वाला शॉक। जी हाँ, कुछ ऐसा ही शॉक सोवियत यूनियन को लगा था, मतलब वो शॉकिंग ही था। जो सोवियत यूनियन सिस्टम है वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है और जो शॉकिंग चीजें हैं अब वो उसके अंदर एंटर करने वाली हैं। तो क्या है ये समझेंगे आगे, है ना। द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म, सबसे पहला शॉक कि यहाँ पे जो कम्युनिज्म था वो कोलैप्स हो जाता है ना। पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। जो अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम वो फॉलो कर रहे थे वो एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम बनने वाला था। सोचिए जिस पड़ोसी के साथ हमारा युद्ध चल रहा है अब वो हमारे घर खाना खाने आ रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रसिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप इन्फ्लुएंस बाय द वर्ल्ड बैंक। मतलब अब यहाँ पे जो इनकी इकोनॉमी थी या फिर रसिया के अंदर जो मॉडल ट्रांजिशन हो रहे थे, सेंट्रल एशिया के अंदर ईस्ट यूरोप था, वो अब इन्फ्लुएंस हो रहा था वर्ल्ड बैंक, IMF ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से। और जो ये कंट्रीज थी, जो ये स्टेट थे, जो जिस सिस्टम को अभी अडॉप्ट करने वाले हैं, जिन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने जा रहे हैं, वो काफी शॉकिंग था और इसी को हम शॉक थेरेपी बोलते हैं। देखिए ये क्या है। ईच ऑफ दीज कंट्रीज वॉज रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखिए ये मतलब शॉकिंग क्यों है? आप बोलेंगे ये शॉकिंग क्यों है? अगर कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है वर्ल्ड बैंक, IMF से आज भी तो हमें उनकी जरूरत पड़ती है, ऑफकोर्स पड़ती है। लेकिन क्या था, जो ये कंट्रीज इन्फ्लुएंस हो रही थी वो अपनी इकोनॉमी की जो चीजें थी उन्हें ही शिफ्ट करने वाली थी। अब वो जो सिस्टम उनके अंदर चल रहा था वो उसे फॉलो नहीं करेंगी, अब वो टोटली चेंज हो जाएंगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, है ना। इसलिए ये शॉकिंग था। अब ये कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या है? प्राइवेट ओनरशिप वाज टू बी द डोमिनेट पैटर्न ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। जो ओनरशिप होगी वो प्राइवेट ओनरशिप होगी और इसे डोमिनेट करेगा एक प्राइवेट सिस्टम। मतलब जैसे अभी स्टेट डोमिनेट कर रहा है पूरे सिस्टम को, है ना, और जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है, जो भी इंडस्ट्री एरिया है, वो सारा डोमिनेशन किसके अंदर है? स्टेट के अंदर है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वो प्राइवेट ओनरशिप का पार्ट बन जाएगा। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप। अब जो भी चीजें हैं, स्टेट एसेट्स हैं और कॉर्पोरेट ओनरशिप है, वो सब प्राइवेट हो जाएगी, सब प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। कलेक्टिव फार्म वर टू बी रिप्लेस्ड बाय द प्राइवेट फार्मिंग। जो कलेक्टिव फार्मिंग हो रही है वो टोटली चेंज हो जाएगी, प्राइवेट फार्मिंग की तरफ रिप्लेस हो जाएगी। कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर, और जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर भी हमें कैपिटलिज्म जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। सो दिस इज वेरी शॉकिंग। जहां पर पूरा सिस्टम अथॉरिटेरियन था, मतलब जो सिस्टम पूरा स्टेट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था वो एकदम से चेंज होने वाला है। मतलब वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट कर लेगा और जितनी भी सारी चीजें होंगी वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ चली जाएंगी। शॉक थेरेपी ऑल्सो इन्वॉल्व अ ड्रास्टिक चेंज। और शॉक थेरेपी काफी ड्रास्टिक चेंज लेके आता है, जैसे कि द फ्री ट्रेड रिजिम एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर टू बी द मेन इंजन चेंज। जो फ्री ट्रेड रिजिम थी और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो इसका मेन इंजन थे, है ना। ओपननेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और इससे क्या होता है कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ करता है। मतलब इससे ये है कि हम कह सकते हैं कि फ्री ट्रेड जो चीजें हैं वो अलाउ होने वाली हैं और जो कंट्री है वो कैपिटलिस्ट हो चुकी है, मतलब प्राइवेट ओनरशिप उसके अंदर आ चुकी है, तो वो किसी के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। तो सब कुछ चेंज हो गया। मतलब ब्रेकअप ऑफ एग्जिटिंग ट्रेड अलायंस अमॉन्ग द कंट्रीज ऑफ द सोवियत ब्लॉक। और जो सोवियत ब्लॉक की जो कंट्री थी उसके साथ जो एग्जिटिंग ट्रेड अलायंस थे, मतलब उनके साथ जो भी डील हुई थी वो सब टूट जाती हैं। ईच स्टेट फ्रॉम दिस ब्लॉक वॉज नाउ लिंक्ड डायरेक्टली टू द वेस्ट। और इस ब्लॉक के साथ, सोवियत ब्लॉक के साथ जो भी सारी चीजें लिंक थी, जो भी ब्लॉक लिंक थे या फिर जो भी स्टेट लिंक थे, जो भी अलायंस लिंक थे, वो सब अब वेस्ट की तरफ मुड़ जाते हैं। तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या थे? इस शॉक थेरेपी के कंसिक्वेंसेस क्या थे? शॉक थेरेपी एडमिनिस्ट्रेड इन 1990s। शॉक थेरेपी 1990s के अंदर आती है। रूइन द इकोनॉमीज एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द एंटायर रीजन। और ये जो जितने भी लोग थे उन सब की इकोनॉमी को
बुरे तरीके से बर्बाद कर देता है। मतलब कह सकते हैं कि एक डिजास्टर था, है ना। लोगों की जो इकोनॉमी, सेविंग, सब कुछ था वो सब कुछ खत्म हो जाता है। इन रसिया द लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स। रसिया के अंदर जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स थे वो कंट्रोल किए जा रहे थे वो कोलैप्स हो जाते हैं। एज अबाउट 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज वर पुट अप फॉर सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कंपनीज। जो भी 90% ऑफ द इसकी इंडस्ट्रीज थी वो सब सेल के लिए रख दी जाती हैं और प्राइवेट इंडिविजुअल्स लोग और जो कंपनीज थी वो सब इन्हें खरीदते हैं। मतलब ये एक तरीके से सारी चीज़ें जो स्टेट के कंट्रोल में थी अब वो बिक रही हैं, है ना। दिस वॉज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैराज सेल इन द हिस्ट्री। मतलब इसको लार्जेस्ट गैराज सेल भी बोला जाता है, इतिहास का सबसे बड़ा लार्जेस्ट गैराज, कि जहाँ पे सारी चीज़ें, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वगैरह बिकी थी। एज वैल्यूएबल इंडस्ट्री वर अंडर वैल्यू। मतलब यहाँ पे जो काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री थी जिनकी पहले काफ़ी वैल्यू थी अब वो अंडर वैल्यू थी। मतलब उनकी कोई कीमत नहीं थी, बस ऐसे ही बिक रही थी वो। इससे क्या होता है? इससे होता है द वैल्यू ऑफ द रूबल। मतलब जो रसिया की करेंसी है रूबल, उसकी वैल्यू गिर जाती है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। पीपल लॉस्ट देयर सेविंग, और लोग अपनी सेविंग को खो देते हैं। फूड सिक्योरिटी है वो डिक्लाइन में चली जाती है। जो रसिया की जीडीपी थी वो डिक्लाइन में चली जाती है। द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वॉज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड। और जो सोवियत सिस्टम का जो ओल्ड सिस्टम था उसके सोशल वेलफेयर का, वो सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज पुश्ड लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल इनटू पॉवर्टी। और जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज थी उन्हें विड्रॉ कर लिया जाता है। लोग थे वो काफ़ी पॉवर्टी को फेस करते हैं, मतलब पॉवर्टी की तरफ चले जाते हैं क्योंकि लोगों की सेविंग खत्म हो गई है और कंट्री भी डिक्लाइन में चली गई, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है एंड, है ना, बहुत सारी चीज़ें मतलब प्रॉब्लम फेस हो रही हैं। माफिया इमर्ज इन मोस्ट दीज कंट्रीज एंड स्टार्टेड कंट्रोलिंग मेनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे माफिया इमर्ज होते हैं, गुंडागर्दी चलती है और मोस्ट ऑफ द जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन लीड टू न्यू डिस्पार्टीज। प्राइवेटाइजेशन एक नई डिस्पार्टीज की तरफ चला जाता है। रसिया डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मतलब रसिया दो पार्ट्स के अंदर बढ़ जाता है, रिच पीपल एंड पुअर पीपल। देयर वॉज नाउ ग्रेट इकोनॉमिक इनक्वलिटी बिटवीन पीपल। और इसकी वजह से एक बड़ी इकोनॉमिक इनक्वलिटी लोगों के बीच में आ जाती है। इसकी वजह से काफ़ी टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। वो क्या थे? इन रसिया टू रिपब्लिक केन्या एंड डेगेस्तान हैव वॉलेंट सेसनेट मूवमेंट। जो केन्या और डेगेस्तान थे, जो रसिया के दो रिपब्लिक थे, उनके अंदर वॉलेंट सेसनेट मूवमेंट होते हैं। मतलब कह सकते हैं एक तरीके से कन्फ्लिक्ट्स होना चालू हो जाते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग लीड टू मैनी ह्यूमन राइट्स वॉलेशन। इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग होती है, उसकी वजह से काफ़ी लोग मरते हैं, उनके ह्यूमन राइट्स का वॉलेशन होता है। इन सेंट्रल एशिया तजाकिस्तान विटनेस्ड अ सिविल वॉर। और सेंट्रल एशिया के अंदर तजाकिस्तान सिविल वॉर का विटनेस बनता है। वेंट फॉर 10 ईयर्स। और ये वॉर लगभग 10 साल चलती है, टिल 2001, है ना। अजरबैजान, जॉर्जिया, आफ्टर 11 सितंबर 2001 सेंट्रल एशिया कंट्रीज। 11 सितंबर 2001 के अंदर सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज थी उनके अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। यूएस वांटेड मिलिट्री बेसेस इन द रीजन। और यूएस इनके अंदर मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश करता है। देखिए, आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, आपकी थिंकिंग को थोड़ा एक्सपेंड करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ड्राइंग बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये हमारा इंडिया है ना, और यहाँ है श्रीलंका, और यहाँ है आपका पाकिस्तान, है ना, और इधर है आपका चाइना, क्योंकि ये है आपका तिब्बत वाला टाइप, ये है आपका तिब्बत, इसके ऊपर है रसिया, इधर है आपका यूएसए, है ना। देखो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। अभी हमने देखा कि यूएस था वो फिर क्या आपने मिलिट्री बेसेस बनाने की कोशिश करा था। देखिए अभी हम थोड़ा सा चाइना को डिस्कस करते हैं मिलिट्री बेस के। तो ये लोग क्या करते हैं कि लोग मिलिट्री बेस बनाना क्यों चाहते हैं, है ना, ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पाकिस्तान के अंदर चल रहा है इकोनॉमी क्राइसिस, या फिर श्रीलंका के टाइम पे, मतलब श्रीलंका के अंदर भी इकोनॉमी क्राइसिस चल रहा है। तो इन लोगों को किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ऑफकोर्स इनको चाहिए मनी, है ना, इन्हें चाहिए मनी, पैसा चाहिए, इसे भी पैसा चाहिए। हमने सुना था ना श्रीलंका के अंदर क्राइसिस आया था, पाकिस्तान के अंदर आया था। तो ये लोग मांगते हैं फंडिंग। अब फंडिंग देने वाला आपको पता है इस टाइम पे कौन है? चाइना। चाइना सबको फंडिंग दे रहा है। तो ये दे रहा है, इसने पाकिस्तान को फंडिंग दी, इधर श्रीलंका को फंडिंग दी। अब देखिए जो इंसान पैसे मांग रहा है तो वो क्या कर्ज चुकाने के लिए कैपेबल होगा? उसी टाइम पर नहीं होगा, है ना। ये हो गए फेल, मतलब अब ये कर्जा नहीं चुका सकते हैं। सेम ऐसे ही श्रीलंका कर्जा नहीं चुका पाया। तो ये बोलेंगे कि
पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा पार्ट जहाँ भी है उसे हमें दे दीजिए, हम वहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बनाएंगे और वहाँ की जो भी चीज़ें होंगी आप उसके आसपास की, उसे हमारी जो मिलिट्री होगी वो देखभाल करेगी। सेम ऐसे ही यहाँ पे तो इन्होंने श्रीलंका के अंदर चाइना ने एक पोर्ट कवर किया है, ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर चाइना इंडिया को एक तरीके से कवर करना चाहता है। वो चाहता है कि यहाँ पे मिलिट्री बेस बन जाएगा तो इधर से हम इंडिया को कवर कर सकते हैं, अगर नीचे बन गया तो इस साइड से हम साउथ के साइड से हम इंडिया को कवर कर सकते हैं और तिब्बत साइड में तो हमें, है ना। जिन कंट्रीज़ के साथ इनके टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनके पास आने की कोशिश करते हैं, जिससे कभी इन द फ्यूचर ऐसा हो नहीं, कभी मैं कभी नहीं चाहूँगा, आप भी नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन कभी इन द फ्यूचर वॉर टाइप कुछ हो तो हम उस कंट्री को चारों तरफ से घेर सकें। तो हमें यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा मिलिट्री एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही हमें यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ भी हमें मिलिट्री एक्सपेंडिचर ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो इकोनॉमी हमारी डाउनवर्ड जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे ही ये लोग एक दूसरे को चारों तरफ से कवर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही यूएसए यहाँ आना चाहता है रसिया के पास, रसिया को कवर करना चाहता है, इजराइल वॉर्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने समझाया है, जैसे आपको चीज़ें समझ में आ जाएं कि लोग हर कंट्री के पास जाकर मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश क्यों करते हैं, है ना, इसलिए समझाए। सो यूएस इसलिए मिलिट्री बेस बनाना चाहता था इन रीजन्स के अंदर, जिससे वो रसिया के करीब पहुँच। रसिया परसीव दीज स्टेट्स एज इट्स नियर एब्रॉड शुड बी अंडर द रशियन इन्फ्लुएंस। तो और रसिया है वो भी चाहता था कि मैं अपने नियर एब्रॉड जो स्टेट हैं उन्हें कवर करूं और वो रसिया के इन्फ्लुएंस में रहें। ऑफ कोर्स सब लोग चाहेंगे कि हमारे आसपास के जो स्टेट हैं वो हमारे इन्फ्लुएंस में रहें, हमारे ही हित में बात करें, हमारे फेवर में बोलें, है ना। चाइना हैज़ इंटरेस्टेड हियर बिकॉज ऑफ द ऑयल रिसोर्सेज, और चाइना का भी इंटरेस्ट था यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ऑयल रिसोर्सेज अच्छे हैं। हमारे द मोस्ट सीवियर कन्फ्लिक्ट टुक प्लेस इन द बाल्कन रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया आफ्टर 1991। 1991 के बाद यूगोस्लाविया मतलब बाल्कन जो रिपब्लिक है उसकी का जो स्टेट है यूगोस्लाविया, उसके अंदर सीवियर कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। ब्रोक अपार्ट विद सेवरल प्रोविंस लाइक क्रोशिया, स्लोवानिया, बोस्निया, हर्जगोविना एंड डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस। मतलब क्या होता है कि जो बाल्कन रिपब्लिक हैं वो अब टूट जाते हैं, काफ़ी अलग अलग प्रोविंस में टूट जाते हैं, जैसे कि ये जो अभी अभी हमने स्टेट देखे क्रोशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, हर्जगोविना वगैरह, ऐसे स्टेट उसमें अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। सो दिस इज ऑल्सो द एंड ऑफ यूनिटी टाइप, है ना। इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के बारे में देखेंगे, मतलब क्या सीन है इनका, इंडिया के रिलेशन कैसे हैं रसिया के साथ। इंडिया हैज़ मेंटेन्ड रिलेशन विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। देखिए ऐसा है कि इंडिया के रिलेशन आज भी अच्छे हैं और पहले भी अच्छे थे। रिलेशन किस बेस पर बनते हैं? रिलेशन बनते हैं इंटरेस्ट के बेस पर, है ना। अगर आपकी दोस्ती किसी से है तो उसका इंटरेस्ट आपसे कुछ होगा और आपका उसमें कुछ होगा, है ना, इसलिए आपकी उससे दोस्ती है। आपके फेवर में कुछ बात की जा रही होगी उसकी तरफ से और आपके फेवर में उसकी तरफ से कोई बात की जा रही होगी। सो स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन आर स्टिल दूज बिटवीन रसिया एंड इंडिया, और आज के भी टाइम पर रसिया और इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, और जो इंडिया और फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। इंडो रसिया रिलेशन एम्बेडेड इन हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट। जो इंडो और रसिया के जो रिलेशंस हैं वो ट्रस्ट पर चलते हैं और कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर चलते हैं। लोगों के अंदर मतलब किसी भी कंट्री के बीच में अगर दोस्ती है तो उसके बीच में ट्रस्ट होना काफ़ी अच्छी बात है, और जो कॉमन इंटरेस्ट हैं वो भी कहीं ना कहीं होते ही हैं। इसी वजह से एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ आगे बढ़ती है। बाईलेटरल एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड रसिया, इंडिया और रसिया के बीच में बाईलेटरल एग्रीमेंट हुए हैं एज पार्ट ऑफ इंडो रसिया स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001, और इंडो रसिया के बीच में स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हुआ था 2001 के अंदर। इंपॉर्टेंट है, सीयूईटी के अंदर पूछा गया था, सो याद कर लेना, है ना, कब हुआ था? 2001 के अंदर। रसिया इज इंपॉर्टेंट इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्लान एंड असिस्टेड इंडियाज स्पेस इंडस्ट्री बाई गिविंग फॉर सायोजेनिक रॉकेट व्हेन इंडिया नीडेड इट। देखिए रसिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए क्योंकि वो न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स हमें प्रोवाइड करता है, और हमें जो हमारी जो इंडिया जो स्पेस इंडस्ट्री है उसे भी वो असिस्ट करता है, और उसने हमें रॉकेट के लिए सायोजेनिक एक फ्यूल होता है वो दिया था जब इंडिया को इसकी ज़रूरत पड़ी थी। ये सायोजेनिक क्या होता है मैं समझा देता हूँ आपको। लिक्विफाइड फ्यूल विच इज स्टोर इन लो टेम्परेचर। देखिए सायोजेनिक होता है एक ऐसा लिक्विफाइड फ्यूल जिसे लो टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता हो, और ये रॉकेट के अंदर यूज होता है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, है ना। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारी से बहुत हेल्प हो जाती है और मुझे मोटिवेशन मिलता है।
देखिए मोटिवेट, जब तक मोटिवेट नहीं होगा तो लेक्चर कैसे बनेंगे आप ही जानिए, है ना। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ और कमेंट में ज़रूर अपना व्यू रखा करो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ उसे बताओ, है ना। अब लाइव क्लास तो चल नहीं रही है, जैसे हम साथ ही साथ में डाउट अपने क्लियर कर लें, लेकिन आप कमेंट में बताओगे तो उन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की कोशिश करूंगा, है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, चिल करिए।